जय हिंद साथियों, आज तारीख है 7 दिसंबर। तो आज का इंपोर्टेंट करंट अफेयर हम लोग पढ़ते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का महत्वपूर्ण सेशन। देखिए, जो भी बड़ी खबर निकल के आता है आपके सामने, मैं बस उसी बात को रखता हूं जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो आशा करते हैं आप लोग सभी ठीक ठाक ही होंगे। तो ये आप फोटो से ही समझ रहे होंगे। देखिए हुआ क्या है, कल ही का बात है, बड़ी खबर बन के निकल के आया है। ये फोर्ब्स जो है 100 शक्तिशाली पावरफुल महिला का लिस्ट जारी करती है। तो 2023 के लिए भी जारी कर चुका है, ठीक है। और लगातार 5वीं बार अपना स्थान बनाए हुए अपना फाइनेंस मिनिस्टर यानी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, ठीक है। टोटल कुल 4 भारतीय हैं, इसके बारे में बात करेंगे। और टॉप में जो है आपका यूरोपियन यूनियन जो है, देख रहे हैं ना, वो भारत भी आई थी कुछ समय पहले, उर्सुला वॉन डेर है, उसको टॉप में रखा गया। मतलब 100 शक्तिशाली, पूरा दुनिया में 100 शक्तिशाली महिलाओं में नंबर 1 है उर्सुला वॉन डेर। और अपनी भारत की निर्मला सीतारमण 5वीं बार इस मतलब जो आपका ये निकलता है सूचकांक, ठीक है, इसमें जो है 5वीं बार अपना स्थान बनाए हुए इस बार 32 मिला। और 2022 में जो है ये 36वां रैंक था, ठीक है। चलिए उसके अलावा जो है ना, और बहुत एक महत्वपूर्ण बात यह है, गरबा जानते हैं, गरबा नृत्य है, गुजरात का है, सब कुछ किसी को माता है। तो यूनेस्को का जो है एक टेंजेबल होता है, इनटेंजेबल होता है। तो अमूर्त संस्कृति में आपका गरबा को, कल का न्यूज है, ठीक है, इसको जो है शामिल कर लिया गया। यूनेस्को ने जो अपने विरासत पे शामिल कर लिया। इसका बैठक चल रहा है आपका बोत्सवाना में, ठीक है। आप उसी तरह से भारत के पास टोटल अब कितना अमूर्त संस्कृति हो गया था, 15 संस्कृति हो गया। पहले कितना था, 14 था। लास्ट टाइम दुर्गा पूजा को किया गया था, ठीक है। तो इसको बिल्कुल भी हम लोग जान लेंगे, गरबा को जो है इसमें शामिल कर लिया गया है। और भी बहुत सारा क्वेश्चन है, तो इसी तरह से हम लोग बात करेंगे। गजराज के बाद संध्या के बारे में बात करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का महत्वपूर्ण सेशन, जो भी आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आइए, क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि डाकघर विधेयक 2023, ठीक है, क्या बोलता है, डाकघर विधेयक 2023 जो राज्यसभा ने पारित कर दिया है, किस प्रावधान की वजह से जो है ये चर्चा में बना हुआ रहा, ठीक है। तो ये देखिए, ये डाकघर विधेयक था। अब ये कहिएगा कि ये डाकघर विधेयक से भाई क्या मतलब है। तो देखिए, ये जब हम लोग जो है औपनिवेशिक जो शासन था, यानी किसका, अंग्रेज का, ठीक है। तो उस टाइम का डाक जो अपना जो डाक जो कानून था, ठीक है, वो चल रहा था। कब का था भैया, तो 1898, क्या कहिएगा, 1898 यानी 125 साल पुराना, क्या कहिएगा, 125 साल पुराना कानून अपना क्या है, विधेयक पारित किया गया था। कब, तो लोकसभा का सत्र चलता है, जानते हैं, कोई भी विधि बनाने का काम किसका है, विधायिका का है, यानी हम लोग का जो प्रतिनिधि है उसी के द्वारा किया जाता है। तो सेंटर में कौन बैठे हैं, लोकसभा में। तो जब मानसून सत्र हो रहा था तो इस बिल को वहां पे रखा गया। फिर आपका विशेष सत्र में जो है आपका लोकसभा के द्वारा पारित कर दिया गया। अब लोकसभा के द्वारा पारित करने के बाद ये राज्यसभा में जाके पारित होता है। तो राज्यसभा में इस बार जो है आपका, अभी जानते हैं आप लोग, ठीक है, अब का सेशन चल रहा है, ठीक है। तो इसी सेशन में जो है आपका अभी पारित कर दिया राज्यसभा ने। अब जब राज्यसभा ने पारित किया तो यहाँ पे बहुत ज्यादा हो हंगामा हुआ। इस हो हंगामा से आप लोग पेपर पढ़ते होंगे तो आइडिया होगा आप लोग को, ठीक है। बहुत ज्यादा हो हंगामा हुआ, खासकर डीएम के बहुत सारे पार्टी हैं जो बोला कि नहीं ये बात गलत बात है। क्या हुआ है पहले ये बता देते हैं, फिर आपको बताते हैं। तो पृष्ठभूमि समझ गए होंगे। तो 125 साल पुराना कानून था डाकघर विधेयक, उसी पे संशोधन हुआ है और राज्यसभा द्वारा पारित कर दिया गया है। तो बोल रहा है कि किस वजह से ये चर्चा में बना हुआ है, तो ये बना हुआ है चर्चा में राज्य की सुरक्षा के हित में अधिकारी को किसी भी वस्तु को रोकने, खोलने या हिरासत में लेने की अधिकार को लेकर। यानी कहने का मतलब है, अब कोई भी डाक का जो पार्सल होगा, उस पार्सल में कोई भी जो है आपका डाक अधिकारी जो होगा, डाक अधिकारी उस पार्सल को खोल सकता है, रोक सकता है, ठीक है। या जो भी आपका जो सीमा शुल्क अधिकारी होता है, ठीक है, उसको भेज सकता है या उससे संबंधित अधिकारी को भेज सकता है। क्यों कर सकता है भाई, राज्य को सुरक्षा को लेकर के, जो राज्य का सुरक्षा हो। मान लीजिए पहले बहुत आदमी जो है, बहुत तरह की बात होता था, तो इसी को लेकर के ये डाक अधिकारी को ये आपका क्या दिया गया है, अधिकार दिया गया। इसी अधिकार को लेकर के ये बिल आपका चर्चा में बन गया, ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात है, रोक किस बात का है, हल्ला किस बात का, विपक्ष का। भाई सबके पास अपना क्या होता है, लॉजिक होता है। तो इसका कहने का मतलब है निजता का अधिकार। निजता का अधिकार मतलब क्या हुआ, आप लोग को मालूम पता होगा, आर्टिकल 21 है, ठीक है, यानी जो मौलिक अधिकार में आता है, इसी में आपका निजता का अधिकार है। और खास करके 2017 में एक केस आया था आपका पुट्टा स्वामी केस, तो उसमें बोला गया था निजता का अधिकार के बारे में बताया गया। अब इन लोग का विपक्ष का कहना है कि अगर आपका कोई भी डाक हो या कोई भी पार्सल हो, अगर उसको कोई भी डाक अधिकारी खोल देता है या फिर कोई अधिकारी के लिए उसको सुरक्षित रखा जाता है, तो इस तरह से लोगों का क्या हो जाएगा, निजता का अधिकार का उल्लंघन होगा। यानी कोई भी आदमी अपना जो उसका पर्सनल है, पर्सनल के साथ छेड़छाड़ होगा। इसी वजह से ये विधेयक में जो संशोधन है ये सही बात नहीं है, ठीक है। तो इसको लेके बहुत ज्यादा हो हल्ला हुआ और फाइनली आपका राज्यसभा से पारित भी हो गया, ठीक है। तो क्या कहिएगा, ये विधेयक कितना साल पुराना था, तो यहाँ पे क्या कहिएगा, 125 साल पुराना विधेयक था, ठीक है।
औपनिवेशिक काल का था, और अभी जाके फाइनली आपका क्या हो गया, राज्यसभा से पारित हो गया है। अब राष्ट्रपति का मोहर होगा और ये कानून बन जाएगा। अब क्या होगा ना, कोई भी आपका पार्सल हो या कोई भी डाक हो, आपका डाक अधिकारी उसको खोल सकता है, उसको अपना जो है ऊपर अधिकारी को दे सकता है, उसको जांच कर सकता है। ये अधिकार हो गया, पहले ये अधिकार नहीं था तो पहले भी तो ये गुप्त रूप से था। अगर कोई ऐसा करता, अगर किसी करता तो वो पता ही नहीं चल पाता था, होता था। बट अब ये क्या है ना, ये अधिकार दे दिया है। तो ये बात बिल्कुल भी याद रखिएगा। डाकघर आपका क्या विधेयक संशोधन 2023, और ये कब का कानून लिया है तो क्या कहिएगा, ये कहेगा कि ये जो नया डाकघर विधेयक है, ये जो अब संशोधन हुआ है, कब का संशोधन हुआ तो क्या कहिएगा, 1898 का जो है डाकघर अधिनियम था, उसी का संशोधन हुआ है। 125 साल पुराना कानून था भैया, ये समझ जाइए। इतना पुराना कानून में संशोधित हुआ है तो ये बहुत ज्यादा आपका महत्वपूर्ण हो जाता है। अब देखिए, डाक के बारे में अगर ले आइएगा तो सबसे पहले डाक का इतिहास बहुत रहा है। डलहौजी से आइएगा, ठीक है, उसी टाइम से सबसे पहले डाक टिकट आपका कराची में सब चला था, है कि नहीं। उसके बाद फिर डलहौजी के समय में आपका डाक का विस्तार किया गया था। तो यहाँ से संबंधित ये आपका डाक, ये आपका जो है दूरसंचार मंत्री यही है, अश्वनी वैष्णव जी हैं। तो ये इसको भी थोड़ा जान लीजिएगा, और ये जो बताया है इसको जान लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, ज्यादा कोई भी चीज को सब। अब आइए, WHO की विश्व मलेरिया रिपोर्ट क्या बोलता है। WHO जानते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, कितना भैया, तो इसका जो है 1948 में स्थापना होता है कि नहीं है। तो 1948 में स्थापना हुआ था WHO का, तो उसी ने क्या है, मलेरिया रिपोर्ट। तो मलेरिया जानते हैं, मलेरिया क्या है, एक बीमारी है। कैसा बीमारी है भाई, मच्छर के द्वारा संक्रमित मादा एंथ्रेक्स मच्छर काटने से ये बीमारी होता है। इसी जो है मलेरिया रिपोर्ट 2023 का रिपोर्ट जारी किया। इस अनुसार भारत में वर्ष 2022 में मलेरिया के कितने मामले पाए गए हैं। तो क्या कहता है कि 2023 का जो रिपोर्ट जारी किया WHO का, उसमें भारत में कितना मामला पाया गया है। तो मामला पाया गया है 33,89,000। ये बात याद रखिएगा। आप कहिएगा कि भैया कम नहीं हो रहा है क्या, कम हो रहा है, ऐसा नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात है, मलेरिया से जो है ना, ये थोड़ा सा भयावह है, खासकर अफ्रीका कंट्री में जाइएगा, उधर बहुत जबरदस्त फैला हुआ है मलेरिया। और अपना भारत में कितना है, 33,89,000 है। देखिए है क्या ना, आपको थोड़ा सा हम ये दिखाते हैं, उसके बाद यहाँ पे बताएंगे, क्योंकि देखिए बीमारी से संबंधित चीज है तो इसको आपको जानना बिल्कुल भी जरूरी है। देखिए 3 रेखा होता है, एक क्या होता है, ऊपर में जाइएगा तो कर्क रेखा, यहाँ से आपका जाएगा तो 0 डिग्री विषुवत रेखा, इधर से जाइएगा तो मकर रेखा, ठीक है। ये 3 रेखा है आपका, ठीक है। इन तीनों रेखाओं को यानी उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जो भी पड़ता है ना, तो वहां पे क्या है ना, बारिश की बहुलता अधिक होगी। जब बारिश की बहुलता अधिक होगी तो वहां पे क्या हो जाएगा, मच्छर वच्छर भी आपका अधिक होगा। और इस बार हम लोग का जो है इतना ज्यादा होने का कारण क्या है, क्लाइमेट चेंज को लेकर के यहाँ पे अनियमित बारिश क्या हो गया, अनियमित बारिश हो गया, और अनियमित बारिश की वजह से मच्छर आपका अधिक होने लगा, और इसी वजह से अपने यहाँ पे ये चीज देखा जाता है, यानी क्लाइमेट चेंज का प्रभाव सब जगह। तो ये वाला एरिया में खासकर दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया महादेश में आपका ये मामला, आपको मलेरिया का मामला सबसे अधिक देखने को मिलेगा। क्यों मिलेगा, आपको बता दिए हैं। जो भी उष्ण, अगर आपको स्टेटमेंट बना के पूछ दे कि मलेरिया बीमारी सबसे अधिक कौन सा एरिया में होगा, तो क्या कहिएगा, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में ये मलेरिया आपको दिखाई देगा, ठीक है। देखिए यूनेस्को जो है ना, यूनेस्को कह रहे हैं, WHO है ना, WHO जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, क्या है ना, अलग अलग पूरे विश्व को जो है अपना क्षेत्रीय इसमें बांटा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग का क्या है ना, दक्षिण पूर्व क्षेत्रीय का इसका जो कार्यालय है यानी क्षेत्र है, इस क्षेत्र के लिए सबसे अधिक यहाँ पे भारत और इंडोनेशिया में सबसे अधिक आपका मलेरिया चीज देखा गया है, ठीक है। तो भारत के पास जो आपको बताए थे उतना है, फिर उसके बाद आपका इंडोनेशिया के पास है। तो ये बात हमको लगता है आप समझ गए होइएगा, ठीक है। देखिए कोई भी बीमारी जो है ना, वहां का मौसम बहुत मैटर करता है, जैसे मौसम होगा वैसे वहां पे आपका बीमारी होगा, ठीक है। तो इतना पाया गया। अब देखिए अभी जो है ना आपका जो है मलेरिया, तो मलेरिया से क्या है ना, भारत के पास जो है ऐसा नहीं है, सुधार हुआ है 2030 तक। मलेरिया जो है, मलेरिया 2030 तक, मतलब यूएनओ जो बोला अपना जो एसडीजी रखा है, एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इसमें तो बोला है कि 2025 तक जो है हम क्या करेंगे, कुछ कम करेंगे, ठीक है, लगभग 50-60%, और 2030 तक हम क्या करेंगे, समाप्त कर देंगे मलेरिया को, ठीक है। तो मलेरिया को समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। भारत सरकार भी इस पे पहल कर रही है। इसका वैक्सीन भी अभी बनाए थे आप लोग को, इसका वैक्सीन भी आ गया है ना, तो इसको लेके काम कर रही है भारत सरकार, बिल्कुल भी सजग है। तो अब छोड़िए, थोड़ा सा कुछ सुन लीजिए। WHO के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के मलेरिया के मामले में 77% की कमी आई है। देखिए अगर कहीं यही बात अगर आपको कोई कहेगा कि एशिया में टोटल मलेरिया के मामले में कितना मलेरिया पेशेंट रखा हुआ है, तो क्या कहिएगा, 66% रखा हुआ है। कितना कहिएगा, 66% रखा हुआ है, ठीक है। टोटल जो मलेरिया का मामला है एशिया, आपका दक्षिण एशिया जो है आपका क्षेत्र वाला है, इसमें 66% मामला है। और कितना आपका मलेरिया के मामले में कितना परसेंट की कमी हुई है, तो 77% की कमी हुई है। WHO के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के क्षेत्रीय निदेशक ये जो है
हम लोग का दक्षिण पूर्व क्षेत्र एशिया जो ये निदेशक है WHO के कौन है, तो क्या कहिएगा, पूनम खेत्रपाल है। देखिए ये अभी आपका 1 जनवरी 2024 से ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये कौन बनेगी, इससे पहले भी आप लोग को बताए थे कि दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय निदेशक बनाया गया है शेख हसीना की बेटी, ठीक है, जिसका नाम है आपका सायमा वाजिद, ठीक है। तो ये बात दोनों याद रखिएगा। अभी कौन है, पूनम खेत्रपाल है, उसी के देखरेख में इस बार का रिपोर्ट जारी किया गया। इसके बाद सायमा वाजिद होंगे, कौन होंगे, शेख हसीना बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री हैं वही होंगी। कहाँ का, दक्षिण पूर्व क्षेत्रीय आपका निदेशक होंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, डॉक्टर सायमा वाजिद 2024 के लिए 1 जनवरी 2024 से अपना कार्यभार संभालेंगे। मलेरिया के सबसे अधिक मामले कहाँ पे हैं, तो नाइजीरिया में है। देखिए नाइजीरिया अफ्रीका महादेश का देश है, ठीक है, यही नाइजीरिया, ठीक है। बोला टिनुबू आए, बोला टिनुबू वहां के राष्ट्रपति है नाइजीरिया के, ठीक है। प्रथम स्थान पे वहीं पे है, उसके बाद कांगो है, उसके बाद युगांडा है, उसके बाद मोजाम्बिक है, और भारत मलेरिया के मामले में क्या स्थान पे है, तो 21वें स्थान पे है। अगर आपको पूछ दे कि मलेरिया के स्थान में भारत का स्थान कितना है, तो क्या कहिएगा, 21वें स्थान पर भारत आता है। और नंबर 1 में कौन है, नाइजीरिया है, और दूसरे में आपका कांगो है, तीसरा युगांडा और चौथा मोजाम्बिक। तो बिल्कुल भी अभी देखिए ना, आपको जो बताए हैं वही चीज है, आपको अब एक चीज मोटा मोटी समझ में आ गया। अगर आप को याद नहीं भी आ रहा है तो आपका जो कंसेप्ट बना हुआ है इधर देख लीजिएगा। देखिए दक्षिण, ये जो अफ्रीका कंटिनेंट है, यहाँ से क्या है ना, आपका तीनों रेखा गुजरता है, यानी कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा। देखिए यहाँ पे ये कर्क रेखा की स्थिति है, ये पश्चिमी सहारा ऐसे होते हैं, मर्तानिया, माले, लिबिया, मिस्र होते हुए गुजरता है। तो ये आपका कर्क रेखा हो गया 0 डिग्री, यहाँ से आपका कांगो DRC होकर गुजरता है, यहाँ पे आपका नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका होते हुए गुजरता है। तो ये वाला एरिया क्या है, यहाँ पे देखिए ये वाला क्या है, यहाँ पे जब तीनों रेखा गुजरेगा तो यहाँ पे टेम्परेचर अधिक होगा, टेम्परेचर अधिक होगा तो ये वाला एरिया में पानी वानी भी होगा, क्योंकि इधर अटलांटिक महासागर है ना, तो यहाँ पे आपको अक्सर ज्यादा दिखेगा, ठीक है। अर्जेंटीना एक ऐसा देश है इधर कि अभी हाल फिलहाल में इसको मलेरिया मुक्त घोषित भी कर दिया गया है, ठीक है ना। तो ये भी थोड़ा सा याद रखिएगा, यहाँ का 2-3 देश है, यहाँ इसको भी मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। तो ये वाला एरिया में सबसे अधिक दिखाई देगा आपको, और यहाँ पे अपना इंडोनेशिया में और भारत में, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी याद रखना है आपको, यहीं पे है आपका सबसे अधिक मामला। चलिए आगे, तो अभी हुआ कहाँ है, ठीक है। तो नंबर 1 भारत में क्या स्थान क्या हुआ है, आपका क्या कहिएगा, 21वें स्थान पर है। चलिए मलेरिया से संबंधित कुछ चीजों को जान लेते हैं, जो फैक्ट है। देखिए मलेरिया कैसा बीमारी है, तो क्या कहिएगा, प्रोटोजोआ से होता है। ये बीमारी कैसे होता है भाई, प्रोटोजोआ से होता है। सबसे पहली बात है प्रोटोजोआ से होता है, और इसका जो है परजीवी का नाम क्या है, तो क्या कहिएगा। देखिए सबसे पहली बात है ना, मलेरिया क्या है, मच्छर से होता है, ठीक है। आपको अभी बोले पानी वानी जमा होगा तो मच्छर से, अगर कुछ संक्रमित व्यक्ति को वो मच्छर क्या करता है, उस मच्छर का नाम है मादा एनीफिलिस, ठीक है। मादा एनीफिलिस मच्छर है, अगर वो कुछ संक्रमित व्यक्ति को वो मच्छर काट लेता है तो वो मच्छर क्या हो गया, संक्रमित हो गया। अब वो मच्छर कोई दूसरे को आदमी को काटेगा तो वो आपका क्या हो जाएगा, मलेरिया हो जाएगा। ये बात जान लीजिए, ठीक है। तो मच्छर से होता है, और जिस परजीवी जो, और ये क्या करता है ना, आरबीसी होता है ना, ब्लड कई प्रकार का होता है, आपको पता है, ठीक है। तो आरबीसी जो है, ठीक है, आरबीसी जो रेड ब्लड सेल्स है ना, कार्प सेल्स है, इसको क्या करता है, ये जाके इसको क्षति करने लगता है। पहले काट लेगा, फिर आपके लिवर में जाएगा, फिर वहां पे जो भी ब्लड है उसको संक्रमित करेगा, धीरे धीरे आपको जो है ये क्या कर देगा, बीमार कर देगा, ठीक है। तो इसमें जो आपका जो ये आपका जो प्रोटोजोआ है, ठीक है, तो वो प्लाज्मोडियम, क्या क्या कहिएगा, प्लाज्मोडियम है, ठीक है। प्लाज्मोडियम पर परजीवी जो है ये आपको संक्रमित करता है, मच्छर के काटने से होता है, ठीक है। मलेरिया दिवस हम लोग कितना तारीख को मनाते हैं, तो क्या कहिएगा, 25 अप्रैल को मनाते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा चीजें थोड़ा सा आप जान लीजिए, ठीक है। अब देखिए मलेरिया से संबंधित यहाँ पे इसका खोज किसने किया था, तो रोनाल्ड रस किया था, ठीक है, रोनाल्ड रस को आप लोग को थोड़ा सा, रोनाल्ड जो है आपको इसको याद रख लीजिएगा, रोनाल्ड रोस को याद रखिएगा, इसके बारे में अक्सर पूछ लेता है। और ये जो है, ये आपको प्लाज्मोडियम जो परजीवी है, इसके द्वारा होने का पुष्टि किसने किया था, तो एक आपका कौन था, वेहनर था, ठीक है। तो आपको वेहनर को भी याद रखना है, ठीक है। और ये जो है मैकुलस था, उसने नामांकन किया था। ये 3-4 आदमी का नाम अक्सर आता है, रोनाल्डो रस, वेहनर, मैकुलस, ठीक है। किस प्रोटोजोआ से होता है, उसका परजीवी का नाम क्या है, तो प्लाज्मोडियम कहिएगा। क्यों होता है, मच्छर के काटने से होता है। मच्छर का नाम क्या है, मादा एनीफिलिस मच्छर है। और ये मच्छर संक्रमित व्यक्ति को काट लिया, उसके बाद वो जितने को काटेगा वो सब जगह होगा। और ये कहाँ पे होगा, जहां पे भी आपका उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होगा वहीं पे होगा। भारत में टोटल मामला 33,89,000 है। नंबर 1 में कौन है भैया, तो क्या कहिएगा, नाइजीरिया है। भारत का स्थान मलेरिया के मामले में कितना है, 21वें स्थान पर है। और टोटल कितना % की कमी आई है, तो क्या कहिएगा, देखिए मृत्यु के मामले में तो बहुत कमी आया है, ऐसा नहीं है। अब भारत ऐसा टेक्नोलॉजी भी कर दिया है ना कि अब ये कोई भी चीज का जांच आसान हो जाता है। देखिए होता क्या है ना, अब कहिएगा कि अरे भैया हमारा देश का आबादी कितना है भैया, 142 करोड़ 86 लाख, मतलब समझ रहे हैं, बहुत सारा है ना। तो कहने का मतलब है अब
कोई देश के पास बहुत है, मगर वहां पे क्या होना, जांच पड़ताल, वहां पे टेक्नोलॉजी है ही नहीं, ठीक है, वहां पे उतना लोग में अवेयरनेस नहीं है। हमारे देश में थोड़ा अवेयरनेस है, लोग चेक कर रहा है, यहाँ पे जो है मेडिकल फैसिलिटीज है, जिससे पता चल पा रहा है कि हाँ इतने लोग को है, इतने लोग को नहीं है, ये सारा चीज है। तो ये एक तरह से एक अच्छा भी साइन है कि लोग जागरूक है, लोग अपने चीजों को करवा रहा है, जिससे पता चल रहा है कि कितना है नहीं है। तो 77% मामला कमी आया है। एशिया वाला क्षेत्र में टोटल कितना परसेंट मामला है, तो क्या कहिएगा, 66%, यानी सॉरी यहाँ पे 66% लिखिए, ठीक है, 66% मामला एशिया, दक्षिण एशिया क्षेत्र में आपका पाया जाता है, सबसे अधिक नाइजीरिया में। चलिए आगे हो गया मेरे हिसाब से। जैसा WHO के बारे में देखिए, ये WHO दिवस कब मनाते हैं भैया, 7 अप्रैल को मनाते हैं, स्वास्थ्य दिवस, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। 7 अप्रैल 1948 को इसका स्थापना हुआ था, ठीक है। WHO का मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा में है, ठीक है, जेनेवा में है। और सुनिए, इसका जो है महानिदेशक कौन है भैया, तो क्या, टेड्रोस अधानम घेब्रेयेसस है, ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा, टेड्रोस अधानम घेब्रेयेसस, ठीक है, इसका महानिदेशक है, किसका, WHO का, ठीक है। चलिए अब आइए, ये क्या है भाई, नौसेना को सौंपे गए देश का पहला सर्वेक्षण पोत। देखिए सर्वेक्षण पोत करने का मतलब है कि आपका जो समुद्र, ऐसे हम लोग पढ़ते हैं ना, EEZ है ना, तो कहने का मतलब है जो अपना पोर्ट है या फिर जो समुद्री क्षेत्र है, वहां पे सर्वेक्षण के लिए क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, सारा चीज एक तरह से क्लियर, ट्रैफिक को दूर करना है, ठीक है। तो सबसे बड़ा सर्वेक्षण पोत 110 मीटर लंबा है, समझ रहे हैं, अब तक है। इसमें जो है 4 बनाना है, 4 में से ये पहला है। और ये इसको बनाने का काम किसने किया है, तो भाई तो गार्डन रिच जो है, गार्डन रिच आपका किया है, शिप बिल्डर्स इंजीनियर लिमिटेड किया है, कलकत्ता में पड़ता है ये, ठीक है, ये बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है। गार्डन रिच को याद रखिएगा, किसके द्वारा बनवाया गया ये पोत, तो क्या कहिएगा, गार्डन रिच शिपयार्ड बिल्डर इंजीनियर्स लिमिटेड के द्वारा। और ये कौन क्या नाम से है, तो संध्याक है, ठीक है। ये चार में से ये कैसा है, प्रथम है, क्या कहिएगा, ये प्रथम है, ठीक है ना। अब इसको बहुत लंबा है, ठीक है, और बहुत ज्यादा स्पीड भी पकड़ सकता है। अब नौसेना को ये सौंपा गया है, उस दिन आपका ये बहुत ज्यादा चर्चा में, नौसेना से संबंधित अभी बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग को हम बताए हैं, तो ये सारा याद रखेगा। अब देखिए, ये इम्फाल है, सूरत है, मार्मोगुआ है, तो ये सब क्या है, ये भी सब नाम सुनते होइएगा, अभी तो इम्फाल का नाम सुने होइएगा। तो एक क्या है ना, प्रोजेक्ट आपको 15B सुने होइएगा, या आप ये देखिएगा, तो ये प्रोजेक्ट 15B देखिएगा, या आप डायरेक्ट 15B देखिएगा, ठीक है। तो इससे क्या है ना, जो आपका मिसाइल, गाइडेड मिसाइल होता है ना, जो स्टील्थ, वो बनाने के लिए ये आपका प्रोजेक्ट है, तो वो उसी में आता है। अभी हम उसको भी दिखाते हैं आपको, ठीक है। उसमें 2 आता है, एक आपका 15A आता है, एक 15B आता है, ठीक है, और एक आता है प्रोजेक्ट 75। तो इसके तहत भी कुछ आपका युद्धपोत बनाया जा रहा है, ठीक है ना, तो उसको भी देख लेना है। और ये आपका क्या है भैया, तो ये सर्वेक्षण पोत है, ये किसका नाम क्या है, संध्याक है। तो संध्याक को गार्डन रिच शिप बिल्डर्स इंजीनियर कोलकाता ने बनाए, 4 बनाना है, ठीक है, जिसमें से ये पहला है, ठीक है। प्रथम पोत लंबाई इसका कितना है, 110 मीटर है, और 18 समुद्री मील की अधिक गति प्राप्त कर सकता है। चलिए इस प्रोजेक्ट के बारे में जब आपको बताएं, तो ये प्रोजेक्ट थोड़ा सा आपको हम बता देते हैं, ठीक है। देखिए प्रोजेक्ट 15B, यानी ये P15B कह सकते हैं, ये विशाखापट्टनम श्रेणी। तो प्रोजेक्ट 15B में कौन श्रेणी में आएगा, विशाखापट्टनम श्रेणी में। इसका पहला युद्धपोत जो है स्टील्थ आपका, ये एकदम आपका जो है ना डिस्ट्रॉय है, ये आपका 4 को करना है, अभी बताते हैं आपको। देखिए 15B है, ठीक है, विशाखापट्टनम श्रेणी में। इसमें भारतीय नौसेना के लिए 4 स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक तैयार करना है, जिसमें INS विशाखापट्टनम पहला है, ये दे चुका है नौसेना को, ठीक है। INS मर्मोगुआ ये भी दे चुका है, और INS इम्फाल भी आपका अभी हाल फिलहाल में दिया था। तो इम्फाल को याद रखिएगा। ये कौन प्रोजेक्ट के तहत बनाया जाता है, तो प्रोजेक्ट 15B के तहत बनाया जाता है। ये क्या है भाई, स्टील गाइडेड विध्वंसक मिसाइल है, ठीक है। मिसाइल मतलब ये आपका जो है विध्वंसक पोत है, ठीक है ना। तो इसमें 4 कराना है, अभी बाकी कौन सा है, तो INS सूरत अभी इसका बाकी। इस प्रोजेक्ट को जो है मेमर्स मझगांव, ये आप यानी मुंबई वाला डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई द्वारा निर्माण किया जाता है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट 15B का जो भी चीज होगा वो किसके द्वारा किया जाता है, तो क्या कहिएगा, तो आपका मझगांव डॉक सब मतलब शिप बिल्डर्स के द्वारा किया जाता है, जो मुंबई में है, ठीक है। ये ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, ठीक है, और लंबी दूरी की सतह से हवा पे मार करने वाली मिसाइल लैस होगा। ये जो आपका देखे ना विध्वंसक जो है आपका पोत है, इसमें ये सारा चीज होगा, ब्रह्मोस होगा, लंबी दूरी का मिसाइल होगा, हवा सतह से हवा पे मार करने वाला। तो ये प्रोजेक्ट को बिल्कुल भी याद रखिएगा, ठीक है ना। और लगभग यहाँ पे स्वदेशी ही सारा चीज है, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण। अब आइए प्रोजेक्ट 15A, ये क्या है, तो प्रोजेक्ट 15A में कोलकाता श्रेणी, यानी कोलकाता आप देखिए अभी बता रहे हैं, तो कोलकाता श्रेणी से तहत ये जो है कुछ आपका, ये भी आपका जो है स्टील्थ आपका क्या है, विध्वंसक पोत है। तो इस प्रोजेक्ट में भारतीय नौसेना के लिए निर्माण स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक का एक वर्ग है। इस वर्ग में 3 जहाज शामिल है, ठीक है, एगो कोलकाता है, एगो कोच्चि है, एगो चेन्नई है। तो ये भी याद रखिएगा, आपका प्रोजेक्ट 15A के तहत ये काम है। अब प्रोजेक्ट 15B का, तो आप एक कॉपी ले लीजिए, ये लिख लीजिए। आपको अक्सर पूछता है कि ये किस प्रोजेक्ट के तहत बनाया जा रहा है, इतना सारा नाम है कि आदमी कंफ्यूज हो जाता है, इसी वजह से मैं एकदम इसको कैटेगरी कर दिया हूँ।
प्रोजेक्ट 15B है, ये प्रोजेक्ट 15A के तहत है। ये सारा चीज होगा, ये सभी 4 मिसाइल जो ये मझगांव डॉक, ये भी किसमें MDL के द्वारा बनाया जा रहा है, प्रोजेक्ट 15B, ठीक है। ये बिल्कुल भी आपको याद रखना है। अब आइए प्रोजेक्ट 75, ये क्या है ना भाई, ये प्रोजेक्ट 75 ये जो है ना आपका कलवरी श्रेणी में आता है, ठीक है। इसके बारे में बताते हैं। इस प्रोजेक्ट के तहत 6 स्कॉर्पियन क्या है, क्लासेस सबमरीन जो है आपका बनाई गई है। इसमें मेन आपका INS कलवरी है, INS खंडेरी है, INS करंज है, INS वेला है और INS वागीर है और INS वागसीर है। तो यहां तक हो गया है, वेला तक हो गया है, वागीर को भी अभी नौसेना ये परीक्षण के लिए निकल चुका है और वागसीर अभी बाकी है। तो ये आपको तीनों श्रेणी पता होना चाहिए, इसका नाम पता होना चाहिए, ठीक है। पूछ देगा तो फंस जाइएगा। इसका निर्माण कौन कर रहा है भैया, तो L&T शिप बिल्डर्स और मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मिलकर के इसका निर्माण कर रहा है। तो ये तीनों श्रेणी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। और सर्वेक्षण पोत में 4 करना है, 4 में से पहला कौन सा है, तो संध्याक है, जिसका आपका नौसेना को दे चुका है। चलिए आगे चलें। आगे क्वेश्चन क्या है, ट्रेनों की हाथियों से टकराकर जो है टक्कर रोकने के लिए भारतीय रेलवे ने किस नाम से AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, तो AI बेस्ड टेक्नोलॉजी विकसित किया है। तो कहता है कि देखिएगा, आप अक्सर सुनते होइएगा असम में, पश्चिम बंगाल में, केरल में, उड़ीसा में ट्रेन से क्या होता है ना, क्योंकि ड्राइवर तो बेचारे चला रहे हैं गाड़ी, उसको पता नहीं कौन है क्या नहीं है, ठीक है। तो इससे क्या है ना, बहुत सारे हाथियों को नुकसान होता है। आपको पता रहे पिछले 10 साल में 200 से अधिक हाथी आपका क्या होता है, मतलब मारा गया है। और जानते हैं कि प्रोजेक्ट हम लोग एलिफेंट चलाते हैं 1992 से, क्या करना है आपको, मतलब एलिफेंट को क्या संरक्षित करना है, सुरक्षा देना है, और इसके रेलवे हादसे से बहुत सारे हाथियों का जान जा रहा है। तो इसी को लेकर के भारतीय रेल ने जो है एक आपका AI बेस्ड यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब इंटेलिजेंस बेस्ड टेक्नोलॉजी विकसित किया है, जिसका नाम क्या हो जाएगा, गजराज सुरक्षा कवच हो जाएगा। देखिए इस कवच में क्या हो जाएगा, मान लीजिए ये ट्रैक है, ये आप ट्रैक देख रहे हैं ना, ये ट्रैक है, इस ट्रैक से ट्रेन आ रही है, तो यहाँ पे ऐसा आपका जो है ये जो लगाया जाएगा, ये जो आपका गजरा सुरक्षा कवच है ये लगाया जाएगा। इससे ये पता होगा, क्योंकि देखिए हाथी तो भैया 2-1 किलो का होता नहीं है, कम से कम इसका साला अच्छा खासा होता है, वेट होता है ना। तो इसका वेट होगा, जैसे ये ना 200 मीटर के रेंज में, इसके मान लीजिए ये पटरी है, ये पटरी के 200 मीटर के अगर दूरी तक ये अगर चलेगा, तो हाथी के वेट के साथ साथ जो है एक तरह से सेंसर होगा, ठीक है। तो ये आपका गजरा सुरक्षा जो कवच है AI बेस्ड है, वो क्या करेगा, उसको डिटेक्ट कर लेगा, उसको डिटेक्ट करके उसके अगल बगल का जो भी स्टेशन मास्टर होगा उसको सूचना देगा, ठीक है, उसको सूचना देगा। और वो बात क्या करेगा, वो सूचना फिर इसको लोको पायलट को देगा जो ट्रेन चला रहा है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, ट्रेन को रोक सकता है, कुछ समय में देख सकता है ना। तो इससे क्या हो जाएगा, आपका हाथियों का जान बच सकता है। तो ये याद रखिएगा, 200 मीटर की दूरी तक उसको यानी डिटेक्ट कर लेगा कि जैसे देखिए हाथी ऐसे पैर रखा, अभी हम ही पैर रखे ना, तो वेट है कि नहीं है, अब वेट होगा, इसी वेट से वो एकदम एक तरह से सेंसर उसको कैच कर लेगा कि हाँ इतना वेट का चीज गया, उसको मतलब इंफॉर्मेशन देगा। और उसी इंफॉर्मेशन से आपका जो स्टेशन मास्टर है वो किसको, आपका उस एरिया में, जिस एरिया में ट्रेन चल रही है, वो लोको पायलट को जाएगा। और इसी तरह से ये आपका गाड़ी रोक करके कोई भी एक हल निकाल सकता है कि हाँ भाई यहाँ पे आपका हाथियां जा रहा है, हाथी करो मतलब ट्रैक पार कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको आपको याद रखिएगा, ठीक है ना। तो AI बेस्ड टेक्नोलॉजी है, जिसका नाम क्या रखा है, तो गजराज सुरक्षा कवच है, ठीक है। अब प्रोजेक्ट, अच्छा देखिए हाथी दिवस हम लोग 12 अगस्त को मनाते हैं, एलिफेंट डे। प्रोजेक्ट एलिफेंट कितना हो जाएगा भैया, 1992। प्रोजेक्ट टाइगर जब मुंह से निकला तो सुन लीजिए, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 को, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो हाथी देखिए यहाँ पे 3-4 स्टेट में आपका बहुत ज्यादा हाथी का मृत्यु होता था, पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, असम में, केरल में, कर्नाटक में, और इस सब एरिया में सबसे अधिक हाथी आपके पास है भी, ठीक है। तो हाथी को बचाना हम लोग का क्या है, महत्वपूर्ण एक कर्तव्य है, क्योंकि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जब आपका 1972 में आया था, ठीक है, तो उसमें आपका 2-3 चीज को बहुत ज्यादा फोकस किया गया था। जो भी वन्य जीव आपका प्राणी है भैया, उसको रोकना है, ठीक है, हमारा पर्यावरण का अंग है, ठीक है ना, हमारा इकोलॉजी हम लोग का जो है सारा चीज डिसऑर्डर हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो चलिए आगे चले। अब आइए तेलंगाना क्या है भैया, एक राज्य है, इलेक्शन हुआ था, 119 विधानसभा सीट था। तो यहाँ के नए मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण कर रहे हैं आज ही, ठीक है, बन गए हैं, मतलब आज शपथ ग्रहण करेंगे। यहाँ के ये कौन है भैया, राज्यपाल, तो कौन, तामिलसाई सुंदरराजन है, उसी के द्वारा नियुक्त किया गया। कितना अनुच्छेद में करेगा, बताए थे ना, कितना अनुच्छेद में नियुक्त करेगा मुख्यमंत्री को, तो 64 में करेगा, आर्टिकल 64 में करता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको चीज समझ में आएगा। और इसके अलावा मुख्यमंत्री के अलावा किसको करेगा, अन्य मंत्री को करेगा, मुख्यमंत्री के सलाह पे, ये आपका आर्टिकल 64 में। और 63 में क्या करेगा, राज्यपाल जो है अपने कार्य को करवाने के लिए जो है एक मंत्री परिषद का गठन करेगा, ठीक है। तो वहीं के राज्यपाल है तामिलसाई सुंदरराजन। कौन है भैया, तामिलसाई सुंदरराजन है, ठीक है। और वहां के मुख्यमंत्री आपका रेवंत रेड्डी आपका बन गए हैं, ठीक है, मतलब आज आपका उसका हो गया शपथ ग्रहण, ठीक है ना। तो यही है आपका रेवंत रेड्डी, यानी होने जा रहा है, ठीक है ना। तो तेलंगाना को अब देखिए, तेलंगाना से आए हैं तो थोड़ा बात
आंध्र प्रदेश से कट के बना, कब बना? 2 जून 2014 को बना। क्या कहिएगा? 2 जून 2014 को बना। यहाँ पे टोटल विधानसभा सीट कितना है? तो क्या कहिएगा भैया? 119 है, जिसमें से कितना आया इसको, कांग्रेस को? तो क्या कहिएगा? यहाँ पे 64 आया था, ठीक है, और बीजेपी को 8 आया था, और अब बीआरएस को कितना? भारत राष्ट्र समिति, जिसका के चंद्रशेखर राव उसके जो है लगातार 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, ठीक है, उसको कितना आया भाई? 39 आया था। तो ये थोड़ा सा फिगर आपको पता होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे लोकसभा सीट है, यहाँ पे लोकसभा सीट कितना है? तो क्या कहिएगा? यहाँ पे 17 है, और राज्यसभा सीट कितना है? तो क्या कहिएगा? 7 है, ठीक है। और यहाँ का जो विधानसभा का जो स्ट्रक्चर है ना, तो वहां द्विसदनीय है। द्विसदनीय का मतलब उस दिन भी ये बात बताए थे, एक हो जाएगा आपका विधानसभा, एक हो जाएगा विधान परिषद। तो राज्य में विधान परिषद अपर सदन कहलाता है और विधानसभा लोअर सदन कहलाता है। और यहाँ पे इसको कितना सीट है? तो क्या कहिएगा? 40 सीट है। तेलंगाना में विधान परिषद के कितने सदस्य हैं? तो 40 सदस्य हैं। और इसके बारे में कहा किया गया है? आर्टिकल बताए थे आपको 171 में कहा गया है, किसी भी राज्य में जहां पे आप विधान परिषद बनाते हैं, कम से कम 40 से कम, और वहां के विधानसभा जितने सदस्य हैं उसका सदस्य के 1/3 से अधिक विधान परिषद का सदस्य नहीं होना चाहिए। आर्टिकल कितना? आर्टिकल 171 में। और विधानसभा का निर्माण होगा, मतलब विधान परिषद का गठन कराएंगे, आर्टिकल कितना में? 169 में। बताए थे ना कि 169 में आप विधान परिषद का कोई भी राज्य वो कर सकता है, ठीक है। वहां पे विधानसभा में जो विधानसभा है उसका विधानसभा में विधान परिषद वाला विधेयक लेके जाएगा और 2/3 बहुमत से वहां से पास करा लेगा। पास होने के बाद फिर लेके जाएगा कहां पे? संसद में। संसद द्वारा अगर इसको पारित कर दिया गया तो कोई भी राज्य में विधान परिषद गठन हो सकता है। आर्टिकल 169। और कितना होगा? 40 से कम नहीं होना चाहिए, और 1/3 वहां के विधानसभा सदस्य के संख्या का 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए। कितना? आर्टिकल 171। ये याद रखिएगा। यहाँ से संबंधित जो भी आपका आर्टिकल से संबंधित है, जो भी चीज है, मैं आपको बता दिया हूं, आप शायद मेरे हिसाब से समझ गए होइएगा, ठीक है। तो अभी टोटल भारत में कितने ऐसे स्टेट है जहां पे द्विसदनीय विधानमंडल है? देखिए, एक तो आपका तेलंगाना हो गया, तेलंगाना के बाद बगल में आंध्र प्रदेश है, जिसके जो है कौन है भैया? जगन मोहन रेड्डी वहां के मुख्यमंत्री हैं, जहां पे माइचोंग आकर के पूरा परेशान किए हुए, ठीक है। तो 2 हो गए, बिहार हो गया, ठीक है, यूपी हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया। 6 ऐसे स्टेट है जहां पे द्विसदनीय विधानमंडल है, ठीक है। और विधानमंडल का प्रावधान कितना आर्टिकल में है भैया? 168 में है, ठीक है। देखिए ये सब क्या है भैया? भाग 6 है, बस देख रहे हैं ना, 152 से लेके 137 तक भाग 6, यानी 152। यहां से देखिएगा आर्टिकल 152 से लेके कितना कहिएगा? 237 तक। ये जो आर्टिकल है वो कहां पे? राज्य है, ये भाग 6 में पड़ता है। क्या कहिएगा? भाग 6 में, ठीक है। तो इसी के बारे में सब आपको अनुच्छेद हम बता रहे हैं हमारा, क्योंकि जो भी चीज है ये सब क्या है? संवैधानिक है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि कोई कुछ कर दे रहा है। तो रेवंत रेड्डी क्या बन गए हैं? तेलंगाना के मुख्यमंत्री बन गए हैं। चलिए देखिए यहाँ पे, अब आप देखिए कल भी बनने वाला है, तो इसको भी आपको आज ही बता दे रहे हैं। लाल धूमा जो है मिजोरम के क्या बन रहे हैं? मुख्यमंत्री बन रहे हैं। इसके बारे में उस दिन आपको अच्छा से हम बताए थे। लाल धूमा पूर्व आईपीएस थे, और टोटल 40 विधानसभा सीट में से कितना लाए हैं? क्या कहिएगा? 27 लाए हैं। अब कहिएगा यहाँ पे विधान परिषद है? तो नहीं है, 6 को जो जोड़ा है बस वही होगा। और विधान परिषद कोई भी राज्य बना सकता है, ऐसा नहीं है, मगर अपना विधान परिषद वाला जो विधेयक है अपना विधानसभा में 2/3 बहुमत से पास करना पड़ेगा, ठीक है। स्टेटमेंट बना के पूछ देता है, ये सब चीज आदमी जानता है, मगर बार बार रिवीजन कीजिए, फिर आपका सारा चीज आपके पास है। तो यही है तेलंगाना। चलें अब आइए मेन मुद्दा, आप यहाँ पे आइए। फोर्ब्स ने दुनिया की 100 सबसे ताकतवर महिलाओं की 2023 की सूची जो है क्या की है? जारी कर दी है। तो कहता है क्या कि देखिए फोर्ब्स क्या है ना, फोर्ब्स एक अमेरिकी एक पत्रिका है, ठीक है, अमेरिकी बिजनेस मैगजीन है। ये हर साल 100 ताकतवर महिलाओं की लिस्ट जारी करता है। बात समझ के, यही है फोर्ब्स। तो लोग को लगेगा ये क्या है भैया? तो वही है, ये अमेरिकी बिजनेस मैगजीन है, ठीक है ना। तो हर साल 100 शक्तिशाली महिलाओं का ये क्या करता है? सूची जारी करता है। तो उसी को हम फोर्ब्स के नाम से जानते हैं। फोर्ब्स ने दुनिया की 100 सबसे ताकतवर महिलाओं की 2023 की सूची जारी की है। इस सूची में कितने भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया? तो इस सूची में इस बार कितना है भारतीय? 4 है। क्या कहिएगा? 4 है। नंबर 1 पे कौन है? टॉप में जो महिला गई है वो कौन गई है? तो यूरोपियन यूनियन, ठीक है। तो ईयू को बढ़िया से जानते होइएगा, ये हमेशा अभी COP28 आपका यूएई दुबई में चल रहा है, वहां पे ईयू का बहुत बड़ा भूमिका रहा है। G20 चला था, ईयू G20 में क्या है? शामिल है 19 देश, और आपका एक ईयू था, अभी ना जाके अफ्रीका संघ जुटा, ठीक है ना। तो ईयू हमेशा से रहा। तो वही के जो है आपका क्या है? प्रेसिडेंट है, मतलब उसके जो है मुख्य है ईयू के उर्सुला वॉन डेर, ठीक है। तो उर्सुला, ये जो है उर्सुला जो है वॉन डेर है, ठीक है ना, उसी को जो है सबसे पावरफुल महिला का लिस्ट में नंबर 1 में रखा गया है। और अपना निर्मला सीतारमण इस बार 5वें स्थान, 5वीं बार, कितना बार कहिएगा? 5वीं बार इस ये जो है पत्रिका है इसमें अपना क्या स्थान बनाई हुई है। और इस बार कितना बना है भैया? तो 32वें स्थान पर है। तो ये स्थान भी याद रखिएगा, आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये कौन है? तो हम लोग का फाइनेंस मिनिस्टर है, वित्त मंत्री हैं, और अभी बोलनी है कि भारत को 2027 तक क्या करेंगे?
क्या करेंगे, तो 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था यानी विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने के मूड में अभी बोली भी है। ठीक है, तो ये अच्छा मतलब अच्छा काम कर रही है, सारी चीज अच्छा बता रही है। इसी वजह से फोर्ब्स ने इसको जो है अपनी सूची में 32वां स्थान भी दिया और लगातार ये 5वीं बार उपलब्धि है, इसको जान लीजिए। आगे भी कुछ लोग हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो उर्सुला वॉन डेर समझ गए, ईयू के क्या है भैया, अध्यक्ष है। ठीक है, उर्सुला वॉन डेर, इसको टॉप 1 में रखा गया है। ठीक है, अब आइए देखिए, ईयू क्या है ना, यूरोपियन यूनियन, इसका स्थापना 1993 और जो भी यूरोपियन देश है इसका मुद्रा भी चलता है, तो उसको यूरो मुद्रा कहते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा जान लीजिए, 27 इसमें सदस्य है। ठीक है, और जो है 20 ऐसा कंट्री है जो यूरो मुद्रा को अपनाए हुआ है। अब ले जाएंगे आपको मैप में तो फिर आपका लगेगा लेट। अमेरिका बिजनेस मैगजीन हर साल 100 क्या करती है, ताकतवर महिलाओं की लिस्ट जारी करती है। फोर्ब्स की पावरफुल महिलाओं की सालाना लिस्ट में यूरोपियन यूनियन के प्रमुख उर्सुला वॉन डेर लेयन टॉप स्थान पर रही हैं। निर्मला सीतारमण 32वें स्थान पर रही हैं। एचसीएल कॉर्पोरेशन के सीईओ रही हैं कौन भैया, रोशनी नाडर, वो कितने स्थान पे रही हैं, तो वो 60वें स्थान। देखिए ये चीज है, निर्मला सीतारमण 32वें स्थान, एचसीएल कॉर्पोरेशन के सीईओ कौन है भैया, रोशनी नाडार, वो कितने स्थान पे, 60वें। और सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, इसके चेयरपर्सन कौन है, तो सोमा मंडल है। तो सोमा मंडल को 70वें स्थान पर मिला है। और बायोकॉन के फाउंडर कौन है, किरण मजूमदार सो है, इसको कितने में रखा है, तो 76वें। तो ये याद रखिएगा कौन कौन आ गया, सोमा मंडल आ गया, रोशनी नाडार आ गया, आपका निर्मला सीतारमण आ गया और किरण मजूमदार आ गया। तो ये 4 व्यक्ति हैं भारतीय जो फोर्ब्स की सूची में, मतलब महिलाएं हैं जो शामिल किया गया है। सबसे अच्छा पोजीशन में कौन है, तो निर्मला सीतारमण है। पिछले बार ये 36वें पायदान पे थी, कितना थी, 36वें। तो 4 पायदान इजाफा हुआ है, अब कितने में चल गई हैं, तो 32वें में चल गई। उसके बाद क्या कहिएगा, आपका रोशनी नाडार है, उसको कितना मिला है, 60वें। उसके बाद सेल जो है, सेल मतलब क्या हो गया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल, इसका स्थापना 1973 में जानते हैं। ठीक है ना, तो इसके कौन है, चेयरपर्सन है सोमा मंडल, वो 70वें स्थान पर है। बायोकॉन के फाउंडर कौन है, मजूमदार था, वो आपका 76वें स्थान पर है। ठीक है, और टॉप में कौन है, उर्सुला वॉन डेर है। उर्सुला वॉन डेर कौन है भैया, यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष है। ठीक है, चलिए, यूरोपियन आयोग के मुख्यालय कहाँ है, ब्रुसेल्स में है। ठीक है, बेल्जियम में पड़ता है ये। चले, तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ये सारा चीज याद रखना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको अक्सर पूछ दिया जाता है। चलिए इसको देखिए, अभी क्या है ना, कल का बात है, शाम का ही बात है। देखिए यहाँ पे जो है ना बोत्सवाना है, बोत्सवाना कहाँ पे, दक्षिण अफ्रीका का जो है एक कंट्री है बोत्सवाना, वहीं पे जो है इसका मीटिंग चल रहा है, किसका, यूनेस्को का। यूनेस्को मतलब क्या हुआ, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। देखिए इसका स्थापना पर है, आज ये क्लियर करते हैं। 16 नवंबर, क्या कहिएगा, 16 नवंबर 1945 को स्थापना हुआ क्या, सेकंड वर्ल्ड वार चल रहा था 1939 में, मालूम है आप लोग को, 1939 से सेकंड वर्ल्ड वार चला, कब तक भाई, 1945 तक चला। तो यूरोप में जो ना सेकंड वर्ल्ड वार में ना यूरोप पूरी तरीके से बर्बाद हो गया, उसका स्कूल, उसका पुस्तकालय, उसका जो संग्रहालय, ठीक है, ये सारा चीज उसका बर्बाद हो गया। तो उसी को महत्व को देखते हुए ना यूएन के द्वारा, और ये यूएन का अंग है, यूनेस्को क्या कहिएगा, यूएन बॉडी है। ठीक है, तो यूएन के द्वारा यूरोप के स्कूल को, पुस्तकालय को, उसके संग्रहालय को, मतलब आपको देखने के लिए, मतलब उसका जो है ध्यान केंद्रित करने के लिए एक संगठन बनाने का जो है उन लोग को क्या महसूस हुआ, तो तभी से जो है आपको ये संगठन बनाया गया था यूनेस्को। तो क्या कहिएगा, इसका स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुआ था। क्यों हुआ था आपको बता दिए, 1945 में सेकंड वर्ल्ड वार में पूरा यूरोप ध्वस्त हो गया था, स्कूल, पुस्तकालय, संग्रहालय, जो भी चीज है। तो अक्सर देखिएगा तब से जो है यूनेस्को शिक्षा को लेकर के, कल्चरल चीज को लेकर के, सांस्कृतिक चीज को लेकर, पुस्तकालय को लेकर पूरा विश्व में अपना मुहिम चलाता है। समझ गए कि नहीं, तो इसी को ध्यान केंद्रित करने के लिए यूरोप में यह स्थापना किया गया था, तब से ये काम कर रही है। तो इसी का जो है बैठक हो रहा है, कहां पे भैया, बोत्सवाना में। बोत्सवाना का राजधानी कहां है, तो क्या कहिएगा, गैबोन है। ठीक है, अब वो बताते हैं आपको, वहां से मध्य रेखा भी होकर गुजरता है, थोड़ा दिखा देते हैं आपको बोत्सवाना। देखिए बोत्सवाना जो है ना अफ्रीका कंटिनेंट में पड़ता है, और ये जो है आपका किससे आपका यहाँ पे नामीबिया है, दक्षिण अफ्रीका है, उसके बाद क्या है, जाम्बिया है, और जिम्बाब्वे से सीमा रेखा मतलब अपना क्या करता है, मतलब ये सीमा, मतलब पड़ोसी उसका कंट्री है। तो कौन कौन कहिएगा, यहाँ पे आपका नामीबिया है, नामीबिया का राजधानी विंडहोक है, ये दक्षिण अफ्रीका है, ठीक है, ये जिम्बाब्वे है और ये जाम्बिया है। और यहाँ से जो है ऐसे करके आपका, ऐसे करके होके जो है आपका क्या गुजरता है, तो क्या कहिएगा, ये आपका गुजरता है मकर रेखा। तो ये बिल्कुल भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसी का राजधानी गैबोन है, तो यहीं का एक शहर है, वहीं पे आपका हो रहा था क्या, इसका अध्ययन, ये बैठक। और इसी बैठक में आपका जो है, अब आइए पहले यूनेस्को के बारे में तो सब बता ही दिए, ठीक है। तो मानवता की अमूर्त सूची, तो देखिए दो होता है, एक टेंजिबल होता है, एक इंटेंजिबल होता है, ठीक है। तो मानवता की अमूर्त सूची में जो है सांस्कृतिक विरासत,
शामिल किया गया किसको, गुजरात के गरबा को। अब देखिए टेंजिबल जो हम लोग देखते हैं ना, विरासत स्थल, विश्व विरासत स्थल अभी हम लोग के पास यूनेस्को के धरोहर साइट में कितना है भैया, 42वां है। लास्ट टाइम कहाँ हुआ था, होशियाल मंदिर समूह दिया था कर्नाटक वाला, ठीक है, जिसमें आपका हेलीपैड था ना, टोटल सोमनाथपुरा का मंदिर था टोटल वहां पे, तो 42वां वो विरासत स्थल है, ठीक है, ये समझ जाइए। और जिसमें से ये क्या है ना भैया, ये जिसमें से आपका क्या कहिएगा, 34 क्या है, तो क्या कहिएगा, 34 जो है आपका सांस्कृतिक है, ठीक है, और आपका ये जो है ये 6 कहिएगा, हाँ 6 नहीं 7 कहिएगा, 7 क्या है, प्राकृतिक है और एक मिश्रित है। इन 42 में इन तीनों को याद रखिएगा, ठीक है। टोटल यूनेस्को के धरोहर स्थल में हम लोग का टोटल 42 मतलब सूची में शामिल है, जिसमें से 34 क्या है, सांस्कृतिक है, 7 आपका प्राकृतिक है और एक मिश्रित है। ये हो गया आपका क्या, तो धरोहर स्थल में। अब ये मानवतावादी जो है अमूर्त सांस्कृतिक है, ये क्या है, ये क्या होता है ना कि कोई अमूर्त संस्कृति जिसको हम छू नहीं सकते हैं, जैसे मेला को छुपाइएगा, कोई सांस्कृतिक चीज को छुपाइएगा, गरबा को छू सकता है, नहीं छू सकता ना, तो ऐसे चीज को रखा जाता है, ठीक है ना। तो अब इसमें कितना हो गया है, तो इसमें टोटल अब कितना हो गया, 15 हो गया है। तो लास्ट टाइम कौन था आपका, दुर्गा पूजा था, ठीक है, उसको दिया गया था 2021 में। दुर्गा पूजा को कब दिया भैया, दुर्गा पूजा कितना था आपका, दुर्गा पूजा को दिया गया था, हाँ दुर्गा पूजा को 2021 में दिया गया था, ठीक है, 2021 में दिया गया था, ठीक है, 2021 में। उसके बाद फिर इससे पहले क्या दिया गया, योग को दिया गया था, योग भी इसमें शामिल है, ठीक है। उसके बाद और क्या शामिल है आपका, एगो अपना नवरोज है ना, नवरोज को भी जानते हैं आप लोग, नवरोज को भी इसको शामिल किया गया। कुंभ का मेला जानते होइएगा आप लोग, ठीक है, कुंभ का मेला भी इसमें शामिल है, क्या कहिएगा, कुंभ का मेला जो है इसमें शामिल है। तो अभी ये 2017 में सबको किया गया था, योग, नवरोज और कुंभ, और 2021 में दुर्गा पूजा, और अभी किसको, गरबा को कर दिया गया है, ठीक है। तो भारत के पास इस तरह से अब टोटल कितना हो गया, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, तो कितना कहिएगा, 15 हो गया है। तो ये लिए बिल्कुल आपके लिए महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, ठीक है। गरबा कहाँ का लोक नृत्य है, तो क्या कहिएगा, गुजरात का है। गुजरात के मुख्यमंत्री जो है बहुत ज्यादा प्रशंसा किए हैं, मोदी जी भी प्रशंसा किए हैं, ठीक है ना। तो ये आपको जानना है, गरबा नृत्य इस सूची में शामिल होने वाले 15वें अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में। तो अब दोनों मेरे हिसाब से दोनों का कैटेगरी समझ गए, अमूर्त और मूर्त क्या होता है, ठीक है, टेंजिबल इंटेंजिबल क्या होता है। तो ये इंटेंजिबल में आपका है, दो तरह का होता है। देखिए एक फिजिकली जिसको टच कर सकते हैं, जैसे ताजमहल है, विश्व विरासत स्थल में टच कर सकते हैं, मगर दुर्गा कुंभ को टच कर पाइएगा, कुंभ के मेला में लोग देख सकते हैं मगर नहीं। तो इसको आपको पहले बोल दिए कि इसका उद्देश्य क्या था, कि सांस्कृतिक चीज को, क्योंकि जो वर्ल्ड वार हुआ था सारा चीज ध्वस्त हो गया था, तो उसी को क्या करता कि केंद्रित करने के लिए कि कैसे इसको फिर तक पुनर्स्थापित किया जाए, तो तभी यूनेस्को का स्थापना हुआ था, ठीक है। चले, और इसके मानक से कौन है, तो आंद्रे ओजोलो है। तो आंद्रे ओजोलो को भी थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है। देखिए हम क्वेश्चन बना के चीजों को नहीं बताते, मगर ऐसे जो भी बताते हैं आपके लिए थोड़ा सा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए अब यहाँ पे आइए, देखिए FIVB ये पुरुष हो वॉलीबॉल क्लब विश्व, अब पहली बार ऐसा हो रहा है कि भारत में ये आपका क्लब चैंपियनशिप हो रहा है, ठीक है। तो इसमें 6 टीम भाग ले रहे हैं, ठीक है। अब कहाँ पे हो रहा है, तो क्या कहिएगा, बेंगलोर में हो रहा है। बेंगलोर के कोरामंगला स्टेडियम है, वहीं पे आपका आयोजित कल ही किया गया है, ठीक है। देखिए फाइनल में कौन जीत के लेके जाता है, अब जो भी जीत के लेके जाएगा उसके बारे में आपको बताएंगे, मगर ये चैंपियनशिप अपने यहाँ पे होना ये बड़ी बात है, ठीक है। और ये पहली बार हो रहा है, अब तक पहली बार ये आपका चैंपियनशिप भारत में अपना होने जा रहा है, जिसका नाम क्या है भैया, FIVB पुरुष। अगर आपको पूछ दे FIVB, देखिए अब हम लोग जीते नहीं जीते वो अलग सी बात है, मगर आपको पूछ दे कि FIVB पुरुष वॉलीबॉल क्लब विश्व चैंपियनशिप कहाँ हुआ, तो क्या कहिएगा, क्योंकि पहली बार हो रहा है और प्रतिष्ठित है, तो आपको बिल्कुल जानना जरूरी है। तो बेंगलुरु में हो रहा है, कौन सा, कोरोमंगला स्टेडियम में हो रहा है, ठीक है। बेंगलुरु कहाँ है भैया, तो कर्नाटक में है। मेरे हिसाब से सारा क्वेश्चन आपको हम बढ़िया से करा दिए हैं, ज्यादा क्वेश्चन नहीं था, जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था उस क्वेश्चन को हम आपके पास रख दिए हैं। प्रोजेक्ट 15A 15B और प्रोजेक्ट 75 बिल्कुल भी देख लीजिएगा, ये आपके लिए बिल्कुल भी महत्वपूर्ण हो रहा है, ठीक है। ये क्या है भैया, हाँ वही है, यूनेस्को के बारे में है जो चीज आपको बताएं। तो यूनेस्को का स्थापना समझ गए। देखिए एगो आता है यूनिसेफ, चलिए यूनेस्को बोले है ना, एगो यूनिसेफ भी बता देते हैं आपको हम। यूनिसेफ क्या है, देखिए यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, पेरिस में है। यूनिसेफ का मुख्यालय आपका कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में है, ठीक है ना। तो इसमें क्या था ना, चाइल्ड एजुकेशन, ये क्या है ना, बच्चे के लिए संबंधित चीजें हैं, ठीक है। तो यूनिसेफ का स्थापना कब हुआ था, तो क्या कहिएगा, यूनिसेफ का स्थापना आपका हुआ था 1946 में। तो क्या कहिएगा, इसका स्थापना हुआ था आपका 11 दिसंबर 1946 में, ठीक है। दोनों में आपको कंफ्यूजन रहता है। तो यूनेस्को 1945 में हुआ था, क्यों हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वार का कहानी बता दिए। और ये आपका जो हुआ है ये कब हुआ है, तो 11 दिसंबर 1946 को हुआ था आपका यूनिसेफ का। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो न्यूयॉर्क में है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, फ्रांस पेरिस में है, जहां के राष्ट्रपति कौन है, इमानुएल मैक्रोन है, ठीक है। चलिए तो चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हम लोग फिर मिलेंगे एक नया एनर्जी के साथ, और जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बताते हैं इसको अपना फेयर कॉपी नोट कॉपी रखिए, क्योंकि एक बार बताने से आपको याद नहीं रहेगा। और जो भी चीज इससे संबंधित आगे पीछे जो भी चीज बताते हैं, इससे बहुत सारा क्वेश्चन आप टैकल कर सकते हैं, बहुत सारा सेट मारते होइएगा तो आपको पता होगा। चलिए फिर हम लोग